नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रतिबद्धता से प्रयास कर रही है। बता दें कि संसाधनों के आधुनिकीकरण और अग्निशमन सेवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत करने और जवानों को प्रशिक्षण और मनोबल को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित नगर सेना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 20 नवीन अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने सेक्टर 13 नवा रायपुर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र सह आवासीय परिसर और माना में नवीन सेनानी कार्यालय का भी लोकार्पण किया है। साथ ही बता दें कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदेश की त्वरित आपातकालीन सेवाओं की क्षमता को नई गति देंगे। उन्होंने इसे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। क्रय हेतु बजट का कमांडर दीपक कौशिक जी के नेतृत्व में सलामी दी गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और वाटर कैनन से भी दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए अग्रसर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के स्वागत के लिए पुनः निवेदन पुलिस महानिदेशक महोदय से। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण, माननीय महानिदेशक महोदय, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ए और बी श्रेणी के कुल 10 जिला मुख्यालयों तथा वर्ष 2020 में डी और सी श्रेणी के 17 जिला मुख्यालयों का के अग्निशमन केंद्र वाहनों, उपकरणों एवं उपलब्ध मानव संसाधन के साथ ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है। सर, ग्रीष्म ऋतु में यह आवृत्ति लगभग प्रतिदिन 40 फायर कॉल की हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन के विभिन्न मदों से सर 20 अग्निशमन वाहनों के क्रय हेतु बजट का आवंटन प्रावधान किया गया था। माना कैंप थाना के अंतर्गत बनरसी ग्राम में किसी आयल के काम चल रही थी, जहां पर एक आयल टैंक पर आग लग चुकी है, जहां पर हमारे अग्निशमन के जवानों द्वारा कैसे आग का काबू पाया जाएगा, आएंगे जवान कैसे मूव करके किस प्रकार से मूव करते हैं और इसे लगे आग को कैसे बुझाएंगे हमारे जवान जो है। बनरसी ग्राम में लगी हुई है आग लगी हुई है, उस पर काबू पाएंगे। ये अभी आप लाइव डेमो के माध्यम से देख पा रहे हैं। आइए देख रहे हैं कि कैसे हमारे अग्निशमन के जो जवान हैं वो किस प्रकार से आग पर काबू पा रहे हैं। पूरी अपने सुरक्षा के साथ आए हुए जवान आग पर पूर्ण तरीके से काबू पा चुके हैं। देख रहे हैं आप लाइव डेमो के माध्यम से एक घर में किस प्रकार से आग लगती है, क्या लापरवाही होती है वहां पर, और किस प्रकार से वो एक छोटी सी लपट जो है एक बड़ी आग का रूप धारण कर लिया है और वहां पर कई लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुए। बनरसी ग्राम है जहां पर आयल टैंक से लगी हुई थी आग जो है वो चिंगारी एक छोटी सी बगल के घर में इतनी लपटे भयानक आग है जो तत्काल हमारे फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच रही है। और एक सूचना ये प्राप्त हुई कि वहां पर काफी सारे व्यक्ति थे जिन्हें रेस्क्यू करके निकालने के लिए हमारे एसडीआरएफ के जवान किस प्रकार से तत्परता पूर्वक उस जगह पर आते हैं और वहां पर आकर के अपना एक काम जो है रेस्क्यू करने का वो दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे जवान जो है फायर ब्रिगेड के जवान, एसडीआरएफ के जवान कैसे वहां पर जो घर जिसमें आग लगी हुई थी उस मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर जो टीम है वो तत्काल वहां पर पहुंच चुकी है और एक एक करके बारी बारी से वो व्यक्तियों को मेडिकल फर्स्ट
फर्स्ट एड के लिए वो जा रहे हैं, निकाल करके जा रहे हैं और वो उसको उच्च इलाज हेतु मेडिकल पहुंचाने की कार्यवाही की जा रही है। ये अभी आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर जो घरों में रसोई घर होती है उसमें आग लग जाती है, तो कैसे किस प्रकार कितना जल्दी उस आग पर काबू पाते हैं। जिला सेनानी नगर सेना और अग्निशमन अधिकारी कार्यालय रायपुर और सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर में नवनिर्मित अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण। और ये लोकार्पण हो चुका है। बहुत बहुत बधाई और आप सभी को शुभकामनाएं इस नए भवन के लिए, नए कार्यालय के लिए। और इसके साथ ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एसडीआरएफ और अग्निशमन संबंधी उपकरणों के स्टॉल के अवलोकन। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, माननीय विधायक रायपुर ग्रामीण श्री मोतीलाल साहू जी, 10 टन तक का अगर कोई हैवी प्रेशर माननीय तो अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग श्री मनोज कुमार बिंदु भी साथ में हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण गौतम बड़े भी से बड़े साथ मलबे में को हैं। जहाँ हम नहीं उठा पा रहे हैं उसको एयर के माध्यम से उठा सकते हैं और डाउन कर सकते हैं। अवलोकन कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मंच पर आकर नवीन अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ करेंगे 8 घंटे यूज कर सकते हैं इसको। ये सर माननीय मुख्यमंत्री कोई जी। भी पेड्स वगैरह गिरे हैं उनको कट करने के लिए, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। आंधी पानी में सबसे ज्यादा उपयोग यही होता है। ये सर सर्च लाइट है जो नाइट रेस्क्यू के लिए यूज होता है। ये आरआर सर बिल्डिंग कोलैप्स वगैरह होती है तो उस समय ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है। ये तीनों चीज काटते हैं सर, इसमें ब्लेड चेंज करके हम मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। ये डायमंड टिप्स है सर, तीनों चीज कटेगा सर। वुड्स है, आयरन है और ये टिप्स है सर, ये भी तीनों चीज है जिसका उपयोग करते हैं। ये नॉर्मल ग्लव सेंसर जो वर्किंग साइड पे यूज करते हैं, ये सेफ्टी रिलेटेड। और जहाँ पे अगर हमारे रेस्क्यूअर्स ज्यादा है और हमारे पास बीएसएड की क्षमता कम है तो फुट फेस मास्क पर हम इसको करते हैं तो 4 फुट ये वाटर जेल और अग्निशमन कर्मियों द्वारा आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए, है ना? बहुत ही यहाँ से आ जाएगा प्रदर्शन किया गया सुरक्षात्मक उपायों के दृष्टिगत इस तरह से ऑयल टैंक और एक घर में आग लगी और उसके समय रहते कैसे उस आग को बुझाया गया और वहाँ फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल कर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। ये स्ट्रेचर है सर, अलग अलग टाइप के हमारे पास स्ट्रेचर है जिसमें फोल्डेबल है और ये रिकवरी स्ट्रेचर है और ब्लैक बोर्ड है सर। ये फायर का नहीं है और ये सर फायर ये इलेक्ट्रिक सूट है सर। अगर हम फायर फाइटिंग के लिए गए हैं और अगर देरी हो रही है, लाइन चालू है और अगर हमको इमरजेंसी है क्योंकि हमको फायर फाइटिंग करना ही है उस जगह पे अग्नि सुरक्षा से संबंधित ऐसे बहुत से बेहतरीन उपकरण वाटर कैमरा सर, अगर कोई नदी तालाब में कोई व्यक्ति अगर डूब गए हैं तो हम इसी से पहले सर्च कर जिनका डिस्प्ले किया गया है अवलोकन के लिए, जो विभिन्न अवसरों पर काम आएंगे और अग्नि दुर्घटना से लोगों को बचाने का कार्य करेंगे और किसी भी जान माल की क्षति को रोकने का भी कार्य करेंगे। समस्त उपकरणों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करते हुए सामने से ठीक है। मंच की ओर अग्रसर है माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब नवीन अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ करने की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सहयोग के लिए साथ में है माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, माननीय अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पुंगिया जी, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण गौतम जी।
आपात सेवा जनधन सुरक्षा के उद्देश्य और संकल्प को धारण करता हुआ ये अग्निशमन वाहन रवाना हो चुका है। फ्लैग ऑफ के साथ ही जोरदार तालियां और सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करते हैं। सभी वाहन एक एक करके गुजर रहे हैं मंच के सामने से। पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद महोदय। और इसके साथ ही हम कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में तेंदुपत्ता की विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन और रैली की गई और प्रदर्शनकारियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि विधायक मंडावी ने तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य ठेकेदारी प्रथा से कराने और आपको बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़ाई का नगद भुगतान करने, तेंदुपत्ता की दर 5,500 से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति बोरा करने और जो है फड़ मुंशियों को 25,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि ये मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे भी प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा सरकार के तेंदुपत्ता नीति के विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूरे ब्लॉक भर से आए ग्रामीण जनों के साथ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए आज मुख्यमंत्री के नाम में तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग है कि तेंदुपत्ता दर जो इस वर्ष प्रति 100 रड्डी में 700 रुपया दिया जाए। दूसरा मांग है कि तेंदुपत्ता का जो भुगतान नगद हो और गांव-गांव में हर पंचायत में जहां फड़ है वहां पर पैसा उनको नगद मिले। तीसरा हमारा मांग है जहां पर भी तेंदुपत्ता का फड़ नहीं है वहां पर फड़ खोला जाए। चौथा हमारा मांग है कि भाजपा सरकार घोषणा के अनुरूप फड़ मुंशियों का वेतन वृद्धि किया जाए और उनके जो मोदी गारंटी में उन्होंने जो कहा है कि 25,000 रुपए देंगे वो पैसा फड़ मुंशियों को मिले। और भीषण गर्मी को देखते हुए गांव-गांव में बोरिंग खोदा जाए और बोरिंग मरम्मत किया जाए और तेंदुपत्ता का बोनस जो भाजपा ने घोषणा किया था मोदी गारंटी में 4,500 रुपए देने का, वो बोनस 4,500 रुपए जनता को मिले। यही और हमारे जो ग्राम उसपरी में जो बाजार उस ग्रामीण वाले चाहते हैं क्षेत्र के जो चलता था वो बाजार बंद हुआ, वो बाजार को फिर से चालू किया जाए। यही सब मांग को लेकर हमने आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार हमारी मांग को मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानते आने वाले समय उधर आंदोलन करेंगे। लेकिन देखने में आ रहा है पिछले 16 महीना में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार जो भी भाजपा ने वादा किया था मोदी गारंटी में लाया था वो एक भी मोदी गारंटी पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है और भाजपा से अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। हम 16 महीने में ही यहाँ की आम जनता, जनमानस, गरीब जनता, आदिवासी परेशान है, लाचार है। आज वो अपनी बातों को कोई कह नहीं पा रहा है, निर्दोष आदिवासी जेल जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे समस्या इन 16 महीनों में आम पब्लिक को झेलने का नौबत आ रहा है और इस सरकार से कोई भी वर्ग, कोई भी समाज खुश नहीं है। बिल्कुल यही मांग हमारे लगातार हमने पिछले बार भी किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फिर भी कर रहे हैं कि सरकार एक तरह से कहती है कि तेंदुपत्ता का भुगतान नगद होगा। अगर वो नगद भुगतान होगा उनके मतलब अकाउंट में खाता पेमेंट होगा तो वैसे 18,000 जो पूरे संग्राहक जो जिले भर में उनके पास खाता नहीं है तो क्या करेंगे ये भी स्पष्ट है। कुल मिला के भाजपा सरकार की तेंदुपत्ता नीति स्पष्ट नहीं है, इसलिए ग्रामीण परेशान है और अभी ग्रामीण पूरा भटक रहे हैं। इस पर कैसे तेंदुपत्ता टूटेगा, कैसे उनको पैसा मिलेगा, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया है और लचर व्यवस्था तेंदुपत्ता खराब नीति के चलते ग्रामीण परेशान है। और आज इस पूरी तरीके से एक आह्वान पर पूरे जिले, पूरे ब्लॉक भर से, गांव-गांव से निकलकर आपके बीच में जनता जो आए विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ये साबित होता है कि जनता परेशान है इन 16 महीना में भाजपा की सरकार से। आंदोलन किया है, रैली किया है, धरना दिया है। अगर आने वाला समय तेंदुपत्ता हमारी जो मांग है वो मांग पूरा नहीं होती है और जनता को राहत नहीं मिलती है तो जनता के साथ मिलकर और भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए जिम्मेदार राज्य की भाजपा सरकार होगी। क्या कोई डेडलाइन है? बिल्कुल, तेंदुपत्ता जैसे ही तोड़ना शुरू होगा, अभी हमने दिया है, यहाँ पर ज्ञापन में लिखा है, उसके बाद हम आगे जनता लोगों के साथ बैठ के, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के
आज ये रणनीति तय करेंगे। तेंदुपत्ता नीति जो है उसके संबंध में उनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई हैं और शासन स्तर तक यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगी और शासन स्तर से ही निराकरण होना है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज की प्रेस में मैं आपसे निवेदन करूं कि पिछले 2 दिनों से और जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश में और ताना बाना बुनने का काम किया है, जिससे मैं पहले भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस का काम हमेशा से देश को, देशवासियों को एक रॉन्ग डायरेक्शन में, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने की दृष्टि से किसी भी विषय को लेकर और जनता के बीच में एक भ्रम का वातावरण निर्मित करने का काम इन लोगों ने किया है। अब पिछले लोकसभा से चालू है निरंतर, और जगह जगह धरना प्रदर्शन, अभी भी देश के अन्य हिस्सों में धरना प्रदर्शन की बात कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जिस पार्टी के ऊपर और जमीन और सरकारी फंड लूटने का जिसके ऊपर आरोप हो, उस विषय को लेकर जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने एक लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरकर और अपनी चार्जशीट हमारे न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस न्यायालय में है, सक्षम न्यायालय में, और निश्चित रूप से मान के चलिए देश को झकझोर देने वाला यह षड्यंत्र कांग्रेस का वो उजागर हुआ है। अब इस बात को कैसे डाइवर्ट किया जाए इस दृष्टि से, क्योंकि 15 तारीख को ईडी ने एजेएल यंग इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 अप्रैल को और पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें आरोपियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। और ये लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरा हुआ ये काम है। इसके 2013 से ही जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसकी ओर ध्यान आकृष्ट कराया, इस विषय को लाया, और तब इसमें बड़ी तत्परता के साथ, और ये सब ईडी एक संवैधानिक जांच एजेंसी है और उसमें लंबे समय से विभिन्न स्तरों के जांच के बाद और ये निष्कर्ष निकल के आया कि हजारों करोड़ के गड़बड़ी का जो काम कांग्रेस ने किया है। और ये विषय वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन जब चार्जशीट का विषय आता है, जब इनको किसी इसमें जांच में दोषी पाया जाता है या ऐसे मामलों में जब इनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो फिर कांग्रेस पूरे देश में चिल्लाने का काम करने लगती है, इस विषय को कैसे दबाया जाए। अब ये बहुत अजीब बात है। कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है, तो क्या उस परिवार के ऊपर कोई देश का कानून, कोई संविधान लागू नहीं होता? संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है? तो ऐसा तो है नहीं कि देश और कानून से बड़ा है वो परिवार। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र प्रक्रियाओं के अंतर्गत देश पर जो भी गड़बड़ी घोटाला में संलिप्त पाया जाएगा, देश में स्वतंत्र इकाई है, और नाम लगा देते हैं कि बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। ये है उनको भ्रम का वातावरण फैलाने का। आजादी के बाद बड़े लंबे समय तक, 50-55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, विभिन्न प्रदेशों में भी रही। राजनीतिक दल उतने थे नहीं, सूचना समाचार का माध्यम उतना था नहीं, सोशल मीडिया उतना था नहीं, और इसके कारण एक तरीके से हम आजादी दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसका काफी समय तक उन्होंने लाभ उठाया। राजनीति के क्षेत्र में मामला कोर्ट में चल रहा है,
मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूंगा जिससे कि और कोर्ट के उस पर अधिकार पर उसका हनन हो और भ्रष्टाचार का आरोप तो और भी कई विषयों पे लगा है। तो गांधी परिवार के लोग अपने हितों के लिए कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन करवा के, धरना प्रदर्शन करवा के लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। जरा इसको समझना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड का मामला देश से निकलकर पूरे विश्व के मानचित्र में इसकी पहचान बनाया। इन्होंने किस तरीके से राजनीति में आकर और अपने हितों के लिए और किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करना और उसमें गड़बड़ी घोटाला करना, ये क्योंकि 11 अप्रैल 2025 ने एक बयान में ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार जो है और एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से जुड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान करीब 661 करोड़ की अचल संपत्तियों को जब्त करने का काम ईडी ने किया। ये अपने आप में एक बहुत सब कुछ बयां कर देता है। उसी प्रकार ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को ऐसे कई जगह पर, जैसे बहादुर शाह रोड हमारा दिल्ली में और मुंबई के बांद्रा ईस्ट में, लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड की स्थिति जो एजेल हमारा उस पर बिल्डिंग पर ईडी का नोटिस इन्होंने पहले ही पूर्व में इस तिथि को 2023 में उसको चिपका दिया गया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में 22 नवंबर 2023 को यंग इंडिया फॉर्मेशन इन्होंने किया। कांग्रेस ने अपने हितों के लिए नेशनल हेराल्ड के विषय पे भी आप सभी को मालूम है किस तरीके से, और शुरुआत में आजादी के समय से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू जी ने और इसको लेकर इसमें हमारे करीब देश को स्वतंत्रता दिलाने वालों की और ऐसे लगभग 5000 लोगों की हिस्सेदारी के साथ ये बना था। ये अखबार विभिन्न भाषाओं में हमारे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश ऐसे उसमें प्रकाशित होता रहा है ये। तो इस दृष्टि से अब इस पर एकाधिकार करने का जो विषय है वो मैं आपके सामने रखूं कि एजेएल जो हमारे जिसको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड इसका गठन किया गया था, उसके पश्चात इसका मालिकाना हक कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर नहीं था। इसके मालिक वो कभी भी नहीं रहे, उनका परिवार भी नहीं रहा। इसमें मैंने बताया कि 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों इसमें शेयर होल्डर बनाया गया। कई शहरों में एजेएल के को सस्ते दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का काम किया गया इसके प्रकाशन के लिए। 1956 में एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया, गैर व्यावसायिक कंपनी, और उसको कंपनी एक धारा 25 जो होती है कंपनी एक्ट की, उससे उसको मुक्त करा दिया गया। यह कंपनी शने शने धीरे धीरे घाटे में चलती चली गई और 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस कंपनी को पर चढ़ गया। तब एजेएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन का काम बंद करके और प्रॉपर्टी की डीलिंग का काम उस बिजनेस में एजेएल उतरी। अब इसमें एंट्री ये 2008 का है। अब 2010 में इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एंट्री हुई और उस समय तक 1057 शेयर धारक थे और इसी 2010 में लगभग 5 लाख रुपए से कांग्रेस ने एक यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई और इसमें जो उस समय के महासचिव थे राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए। कंपनी में 76% की हिस्सेदारी और 38% मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की उस कंपनी में थी। उसमें शेष जो बचा हुआ 24% है वो तत्कालीन कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा जी और भास्कर फर्नांडीज, अब वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो चुका है, तो उनके पास थे। इस तरीके से अब इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से 10-10 रुपए में ऐसे 9 करोड़
यंग इंडिया लिमिटेड के शेयर जो दिए गए। अब इसके बदले में जो 90 करोड़ का लोन था वो यंग इंडिया को कांग्रेस को चुकाना था ये लोन एक्चुअली। तो 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर इनके पास आ गए, कांग्रेस के पास 99% शेयर। इस दृष्टि से और कांग्रेस ने उस समय जिम्मा लिया 99% शेयर आने के बाद कि इसका जो 90 करोड़ का लोन है उसको चुकाने की जिम्मेदारी या देनदारी उनके हिस्से में। बाद में कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन को माफ कर दिया। इस सरकार में रहते हुए इससे बड़ा सरकार के दुरुपयोग का, संसाधनों के दुरुपयोग का उदाहरण नहीं मिलेगा देश में। 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।